Hello students, as we are discussing about forms of poetry. So in that context today, we are going to discuss about some more forms of poetry, like sonnet and some other. So first one is sonnet. सोनेट क्या होता है, इसकी कितने टाइप्स हैं, मेजर टाइप्स, उसके बारे में बताऊं। तो जब हम सोनेट की बात करते हैं, तो सोनेट भी बाकी पोएम्स की तरह एक पोएट्री की एक फॉर्म है। और इसमें क्या होता है कि दैट इट इज कॉमनली रिटन इन 14 लाइन्स। ये याद रखना है सोनेट का। आमतौर पर ये 14 लाइन्स की एक पोइम होती है जो कि लिखी जाती है iambic पेंटामीटर। ठीक है, ये कुछ मेट्रिकल फॉर्म इसमें फॉलो करी जाती है और कुछ राइमिंग स्कीम इसकी अपनी अपनी रहती है। डिफरेंट वेरी करता है राइटर कौन सी ऑप्ट करता है। इट इज नोन फॉर इट्स यूनिक फीचर्स लाइक इट इज रिटन टू एक्सप्लोर सम आइडिया, प्रॉब्लम आर फीलिंग। ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर एक सोनेट लिखा जा सकता है। इन सोनेट देर इज अ ट्रांजिशन ऑफ द थॉट और आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी आइडिया की बात कर रहा हूँ, किसी एक विषय पे बात कर रहा हूँ, और उस पर ट्रांजिशन आएगी, उस पर चेंज करूंगा मैं, और जो मिडिल में ट्रांजिशन करूंगा, उस ट्रांजिशन को जो हमारा थॉट होगा उसमें चेंजिंग आएगी, और उस थॉट का चेंज होने को हम बोलेंगे वोल्टा, बिफोर द कंक्लूजन और रेजोल्यूशन। जब इससे पहले कि हम एक सोनेट को कंक्लूड करें, या उसमें जो जिस बात को हम कर रहे हैं उसका रेजोल्यूशन करें, उससे पहले हमारे पास वोल्टा आएगा, और वोल्टा के साथ ही हम कंक्लूड कर देंगे उसके बाद। और अगर पोइट्री इस सोनेट की फॉर्म करें, सोनेट की बात करें हम, ये जो फॉर्म ऑफ पोइट्री है, ये इंग्लैंड में किसने लाया? थॉमस वियार्ट और हेनरी होवर्ड। ये दो पोइट थे, ये दो सोनेट्रियर्स थे, जो सोनेट राइटर्स थे, और इन दोनों ने इंग्लैंड में लाया इसको इटली से। ठीक है, अब मेजर फॉर्म्स ऑफ सोनेट्स क्या है? पहली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पैट्रियार्कन सोनेट्स। पैट्रियार्कन सोनेट्स क्या होता है? इट इज आल्सो कॉल्ड इटालियन सोनेट, क्योंकि ये इटली से आया तो इसलिए इसको इटालियन, इसकी ओरिजिन इटली में हुई इसलिए इसको इटालियन सोनेट बोला जाता है। बिकॉज ऑफ इट्स ओरिजिन इन इटली, पैट्रियार्कन सोनेट इज अ सोनेट ऑफ 14 लाइन्स। कितने लाइन्स का होता है ये? 14 लाइन्स का सोनेट होता है, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट होगा उसको ऑक्टेव कहेंगे, 8 लाइन का। कोई भी जब 8 लाइन का, 8 लाइन को हम सोनेट में क्या बोलते हैं? ऑक्टेव। और सेस्टेट क्या होता है? 6 लाइन्स। ठीक, बाय फॉलोइंग द राइमिंग स्कीम, इसमें राइमिंग स्कीम जो रहती है वो ये रहती है ए बी बी ए एंड देन 6 लाइन जो लास्ट की रहेंगी वो सी डी ई। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास पैट्रियार्कन सोनेट होता है। उसके बाद शेक्सपियरियन सोनेट की बात करते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ। इट इज आल्सो रिटन इन 14 लाइन्स, ये भी 14 लाइन्स का ही होता है। और इसमें लेकिन जो स्ट्रक्चर है इसका वो थोड़ा सा वेरी करता है, क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर है इसका वो 3 क्वार्टेंट्स का होता है। 3 क्वार्टेंट्स मीन्स क्वार्टर इज अ लाइन ऑफ, क्वार्टर इज अ स्टैंजा ऑफ 14 लाइन्स, सॉरी 4 लाइन्स। 4 लाइन्स स्टैंजा क्या होगा? एक क्वार्टर। और इसमें क्या कितने? 3 क्वार्टर्स होते हैं। एंड फाइनल राइमिंग जो होगा, फाइनल जो 2 लाइन्स होंगी लास्ट की, उसको राइमिंग कपलेट बोलेंगे, उसको कपलेट बोलते हैं। तो लास्ट में 2 लाइन्स का एक कपलेट होगा, और 3 क्वार्टर्स होंगे, मीन्स 12 लाइन्स वो होंगी, 12 लाइन्स, तो वो टोटल होगी 14 लाइन्स। और इसकी जो राइमिंग स्कीम रहेगी वो थोड़ी सी डिफरेंट करती है, वेरी करती है, डिफर उससे, पेट्रैकन से। ए बी सी डी ई एफ जी जी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्म है सोनेट की, वो है स्पेंसेरियन। स्पेंसेरियन क्या होती है? इसमें 3 क्वार्टरन्स होते हैं, जैसे शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट में होते हैं, और ये भी कपलेट के साथ खत्म होती है। और इसका जो स्पेंसेरियन सोनेट है, इसमें क्या है कि इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो इंटरलॉकिंग होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, इसको आप वैसे भी याद रखते हो, एस आई। ठीक है, जो शेक्सपियरियन सोनेट है उसकी जो राइमिंग स्कीम रहेगी वो इंटरलॉकिंग रहेगी, ए बी सी डी ई ई। ठीक है, जो शेक्सपियरियन है वो जी जी के साथ खत्म होता है, और जो ये है स्पेंसेरियन है, ये हमारे पास जो इसकी कॉपलेट जो एंड होता है सोनेट का, वो ई से खत्म होता है। तो ये रहा सोनेट। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पोएट्री फॉर्म है हमारे पास वो है बैलेड। बैलेड क्या होता है? मैंने आपको बताया था इससे पहले भी क्लास में कि ये एक नरेटिव पोएम है।
नरेटिव पोइम कौन सी पोइम होती है? जो हमें स्टोरी बताती है, ऐसी पोइम जो हमें किसी कहानी को बताती हो, जिसमें कोई कहानी इंक्लूड करी हुई हो, जो एक पोइम की शक्ल में कोई कहानी को बताएगी। ठीक है। द पोएट्री which tells us the poem which tells us about some story in the form of poem। ठीक है। in verse form कैसे ऐसे कह सकते हैं हम। usually tells a story which is composed in quatrains। ये भी चार चार लाइंस के इसमें स्टैंजास होंगे। most of the ballads are based on the love, war, solitary life, adventures, इन चीजों के ऊपर ये मेन थीम्स रहते हैं इसके अपने बैलेड के। उसके बाद इंडियन ट्रेडिशन, मैनी फोक सॉन्ग्स आर कंपोज्ड इन बैलेड फॉर्म्स। मैं आपको जैसे बताया था क्लास में कि फोक सॉन्ग्स जो होते हैं उस पे बेस्ड है ये। ठीक है। उस पे जो इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें हम, तो जो बैलेड्स होते हैं वो फोक सॉन्ग्स जो हमारे पास होते हैं उस पे ये जो है आधारित होते हैं, उसकी उसके बेस उसकी तरह ही इनको भी कंपोज किया जाता है बैलेड्स को। इन कंपैरिजन टू द अदर फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, बैलेड्स आर रिटन इन सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज। ये भी याद रखना आपको। इसकी जो भाषा होती है वो बहुत सिंपल और डायरेक्ट होती है, इसमें इतना लिटरेरी फिगर्स का आपको ज्यादा यूज नहीं मिलेगा। उसके बाद टाइप्स की बात करें, हमारे पास ट्रेडिशनल और फोक बैलेड्स होते हैं। ट्रेडिशनल और फोक बैलेड्स कौन से होते हैं? जो ओरल फॉर्म में हमारे पास होते हैं, जिनको रिटन फॉर्म में नहीं होता है, जो रिटन फॉर्म में एक पोएम की शक्ल में नहीं होते हैं, बस एक उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ओरल फॉर्म में म्यूजिक की फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है, तो उसको बोलेंगे ट्रेडिशनल फोक बैलेट्स। लिटरेरी बैलेट्स की बात करें तो ये वो होते हैं यहाँ पे जो हमारे पास पोइटिक स्टैंडर्ड्स फॉलो करके पोएम की शक्ल में लिखे जाते हैं, उनको लिटरेरी बैलेंस बोलते हैं। ठीक है। आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद साइलेंट फीचर्स की बात करें तो फीचर्स क्या है इसके, कि ये एक नरेटिव पोएम होती है और म्यूजिकल क्वालिटी के साथ इसको मतलब नरेटिव पोएम विद सम म्यूजिकल क्वालिटी, क्योंकि इसमें राइमिंग स्कीम को फॉलो किया जाता है और जिसकी वजह से ये थोड़ी सी म्यूजिकल क्वालिटी में हमें हमें दिखती है। ठीक है। जो बैलेड होता है, बैलेड पोएम जो होती है, बैलेड्स आर मोस्टली रिटन इन फोर लाइन स्टैंजास। चार लाइन स्टैंजास में लिखे जाते हैं, जिसको हम क्वार्टराइन बोलते हैं। उसके बाद द लैंग्वेज ऑफ बैलेड इज सिंपल, डायरेक्ट एंड कोलोकियल लैंग्वेज होती है। कोलोकियल लैंग्वेज मीन्स लैंग्वेज ऑफ कॉमन यूज, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होती है भाषा, वही इसमें यूज करी जाती है बैलेड में। इसलिए बैलेड जो होते हैं वो डायरेक्ट और सिंपल लैंग्वेज में होते हैं। मोस्ट बैलेड्स इन इंग्लिश लिटरेचर रिटन ऑन द थीम्स ऑफ, ये भी याद रखना आपको, लव के ऊपर लिखा जाता है, वार के ऊपर लिखा जाता है, रिलीजन के ऊपर, डेथ के ऊपर, एडवेंचर के ऊपर, या फिर सुपरनेचुरलिज्म, कुछ सुपरनेचुरल एलिमेंट्स के ऊपर भी बैलेट्स लिखे जाते हैं। परियों की, या आपको भूतों की कहानी इसमें मिल सकती है बैलेट्स में। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पोइट्री फॉर्म जो है हमारे पास, वो है फ्री वर्स। फ्री वर्स को हम जो फ्रेंच में लिबरी भी बोलते हैं। दिस फॉर्म ऑफ पोएट्री इज नोन फॉर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, हेंस इट इज कॉल्ड ओपन फॉर्म ऑफ पोएट्री। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है इसमें, ऐसा नहीं है कि आपको यू नीड टू फॉलो सम टिपिकल स्पेसिफिक जो मीटर होता है उसको फॉलो करने की जरूरत है। इसमें वो नहीं होता है, इसमें फ्री वर्स, इसका नाम ही वैसा है। फ्री वर्स मीन्स वेयर वी, इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि वर्स मीन्स, जैसे हम वर्स की बात करें तो वर्स का मतलब होता है कोई मेट्रिकल कंपोजिशन, जिसमें हम मीटर्स का ध्यान रखा जाता है, जिसमें जिसको लिखते समय हमें प्रॉपर मीटर्स का ध्यान रखा जाता है। दैट सॉर्ट ऑफ पोएम इज, दैट सॉर्ट ऑफ राइटिंग इज वर्स। लेकिन जब वो मीटर से फ्री होती है, जब उसमें मीटर स्पेसिफिक मेट्रिकल स्कीम को फॉलो नहीं किया जाता, then it becomes free verse, because it is free of any kind of verse. Together means composition without proper meters। ठीक है। इसको बोलते हैं फ्री वर्स। फ्री वर्स के जो साइलेंट फीचर्स होते हैं वो क्या है, कि फ्री वर्स एक पोएम है जिसमें कोई रेगुलर लाइन लेंथ को फॉलो नहीं किया जाता है, और जो एक राइमिंग स्कीम, जैसे मैं सोनेट्स में बात कर रहा था, या आपने लिरिकल पोइट्री में देखा, लिरिक्स में देखा होगा, जो लिरिकल पोएम्स थे उसमें देखा होगा, वैसा वाला इसमें नहीं होता है फ्री वर्स में। ना ही प्रॉपर उस तरह की राइमिंग स्कीम को फॉलो किया जाता है, ना ही एक रेगुलर जो लाइन लेंथ है उसको फॉलो किया जाता है। और इसलिए ये नॉन मेट्रिकल कंपोजिशन होती है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक मीटर्स को फॉलो नहीं किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक नेचुरल रिदम, तो नेचुरल रिदम क्या होता है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, ऐसे ही जो मेरे को लगता है, जिस तरह से मैं लैंग्वेज बोलता हूँ, जिस तरह से मैं अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करता हूँ, उसी तरह से मैं पोएम में भी उनको लिख दूंगा। मीन्स उसमें एक प्रॉपर स्टैंडर्ड जो है मेरे को वो मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए इसको यहाँ पे आपको रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स भी मिलेंगे,
फ्रेजेस का रेपिटेशन मिलेगा, लाइंस का रेपिटेशन मिलेगा। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स इट इज कॉल्ड फ्री वर्स। ठीक। अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, हमारे पास वर्ल्ट विटमैन, टीएस इलियट, इजरा पॉन्ड, और ये कुछ इसके मेन प्रोपोनेंट्स रहे हैं जिन्होंने इसको शुरू भी किया है और आगे थोड़ा सा इसमें काम भी किया है। ठीक। और इसके बाद तो बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे पोइट्स ने इसके ऊपर, आज की जो मॉडर्न पोइट्री है वो आपको मैक्सिमम फ्री वर्स फॉर्म में मिलेगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री है पेस्टोरल। पेस्टोरल, जैसे मैंने आपको बताया, पेस्टर का जो सिंपल मीनिंग होता है लैटिन लैटिन लैंग्वेज में, वो होता है शेफर्ड। शेफर्ड कौन होता है? जो भेड़े चराता, जो वो ये जिसको हम अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, भेड़े चराने वाला जो है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेफर्ड। तो द ओरिजिन जो इसका हुआ है इस पेस्टोरल का, उसका सिंपल ये है कि जो ऐसी राइटिंग विच टेल्स अस, विच डिपिक्ट्स द कंट्री साइड। कंट्री साइड क्या है? रूरल लाइफ। ठीक है। रूरल लाइफ, या जो हमें कह सकते हैं द रस्टिक लाइफ, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। और वो किसकी बात करते हैं? जो पेस्टोरल पोइट्री है वो किसकी बात करती है? इट टॉक्स अबाउट पीस। पीस किसका? रूरल लाइफ का। ठीक है। और ट्रैंक्विलिटी, जो सुकून है वहां का, उसकी बात करती है। और इसमें हमेशा जो किसको प्रायोरिटाइज करा जाता है? नेचुरल सेटिंग को, नेचर को। ठीक है। और अगर हम इंग्लिश लिटरेचर में बात करें, अगर हम पोइट्री में बात करें, तो थियोक्रिटिस का नाम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने इसको ओरिजिनेट करा है। और उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर में वर्जिल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्होंने भी पेस्टोरल पोइट्री को इम्पेटस किया है, उसको गति दी है। उसके बाद अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, तो इसमें हमारे पास सिंपल, आपको ये याद रखना है कि सिनोनिमसली इसका जो, इसके साथ और जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हैं, जो पेस्टोरल फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हैं, वो हम लिखते हैं, जिनके नाम क्या रहते हैं? जैसे एक्लोग्स हो गया, आइडल हो गया, जो ऐसी पोएम जो रूरल सेटिंग को बताती है। बुकोलिक पोइट्री होती है। बिकोलिक पोइट्री भी क्या होती है? जो रूरल लाइफ की बात करती हो। उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें रूरल सेटिंग होती है, रूरल लाइफ की बात की जाती है, और रूरल लाइफ की जो पीस और सिंप्लिसिटी है, जो उनका सादापन और उनकी जो एक साधारण जिंदगी है, एक सादगी है, उसकी बात की जाती है। वहाँ की जो शांति और सुकून है उसका, गांव की जिंदगी का, एक रूरल लाइफ का, उसकी बात करी जाती है पेस्टोरल पोइट्री में। और उसके बाद जो इसके मोस्टली और जो कॉमन फीचर्स रहते हैं इसके, वो क्या रहते हैं? इट इट द पेस्टोरल पोइट्री इज कॉमनली बेस्ड ऑन लव, रोमांस, डेथ एंड लॉन्गिंग फॉर द पास्ट। ठीक है। जैसे हम पास्ट को चेरिश करते हैं, जैसे हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट को याद करते हैं, और पास्ट को याद करते करके हमें फील होता है, हम उस दुनिया को जीना चाहते हैं फिर से। So that sort of things are included in this form of poetry। ठीक है। इसको बोलते हैं पेस्टोरल पोइट्री। उसके बाद हमारे पास जो इसमें कैरेक्टर्स दिखने को मिलेंगे, वो इसमें आपको मोस्टली शेफर्ड्स मिलेंगे, शेफर्डिस मिलेंगी, या फिर जो लोग होते हैं रस्टिक लाइफ जो जीते हैं गांव में, जो रहते हैं, वो इसका मेजर कैरेक्टर होते हैं। और नेचर को भी इसमें एज ए पार्ट, एज एन इंटीग्रल पार्ट इस पोइट्री का बनाया जाता है पोइट के द्वारा। तो आपको ये सारी चीजें अपने पढ़नी है, समझनी है, और उसके बाद इनको नोट करना है और लर्न करना है। ठीक है। ओके, सो विल मीट अगेन विद अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।